Bismillahirrahmanirrahim. Respected Principal Sir, Hospital Superintendent Sir, and teachers and dear colleagues. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to present on the topic तग़य्युरात हवा in context of health and disease. यानी जो हवा के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे सेहत के ऊपर और किस तरह की बीमारियां वजूद में आती हैं। यूनानी मेडिसिन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें प्रिवेंशन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट लिया गया है। यूनानी मेडिसिन हैज गिवन द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ देन क्योर। There is an influence of surroundings and ecological conditions on the health of human beings. हमारे जो चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, जो इकोलॉजिकल कंडीशंस है, उसका हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और उन सारे कंडीशंस में 6 कंडीशंस ऐसे हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हीं को असबाब सित्ता ज़रूरिया कहा जाता है। इन असबाब सित्ता ज़रूरिया में सबसे पहले नंबर पे हवाए मुहीत यानी हमारी चारों तरफ जो हवा है, माकूल मशरूब, हरकत सुकून बदनी, हरकत सुकून नफसानी, नमो यकजा, इस्तफराग व एहतवास। और आज इसी हवाए मुहीत के ऊपर जो इसके अंदर तग़य्युरात आते हैं इसी पे मुझे प्रेजेंट करना है। हवाए जय्यद वो हवा है जो फ्रेश हो, जो मुख्तलिफ तरह के पैथोजेंस, एलर्जेंस और एयर पॉल्यूटेंट्स, बहुत सारे बुखारात और दुखानात उससे पाक हो और ये चारों तरफ जो दीवारें हैं उससे घिरी हुई ना हो बल्कि खुले आसमान के नीचे हो और सनराइज के साथ यानी सूरज के तुलू के साथ ये गर्म हो जाए बहुत आसानी के साथ और सनसेट के साथ ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाए। तो ऐसी हवा को हवाए जय्यद कहेंगे और यही हवाए जय्यद इज बेनिफिशियल फॉर द गुड हेल्थ एंड मुतगय्यर हवा इफेक्ट्स एज पर चेंज। यानी हवाए जय्यद जो है इसका हमारी सेहत पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और इसके अंदर जिस तरह के तग़य्युरात आएंगे उस तरह से ये फिर हमारे ऊपर इफेक्ट डालेगी। तग़य्युरात से चलने से पहले हवा की जो कैफियत है, जो क्वालिटीज हैं, पहले उसको देख लें क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ेगा इनके तग़य्युरात पे। जो 4 क्वालिटीज हवा की, हॉट एयर गर्म हवा, कोल्ड एयर मॉइस्ट एयर एंड ड्राई एयर। हॉट एयर जो है इसका जो हमारे बॉडी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ये हमारे अखलाक को ये डिस्पर्स करता है स्किन की तरफ और अगर ये इट इज रिलैक्सिंग एंड प्रोड्यूसेस डिस्पर्शन। मॉडरेटली हॉट एयर मेक्स द कंप्लेक्शन रेड बाय ड्रॉइंग ब्लड टुवर्ड्स द सरफेस। यानी अगर मॉडरेटली हॉट है यानी हल्की गर्म हवा है तो हमारे जो कंप्लेक्शन होंगे वो रेड होंगे, लेकिन अगर यही हवा कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाए, एक्सेसिवली हॉट हो जाए, तो फिर ये जो स्किन जिल्लों की तरफ जिनका उनको तहलील हो जाएगी, वो तहलील होने के बाद फिर ये रंग जर्द पड़ जाएंगे। इट इम्पेयर्स द डाइजेशन एंड प्रोड्यूसेस एक्सेसिव थर्स्ट। बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, हाजमा खराब हो जाएगा, यूरिन की क्वांटिटी इसमें कम हो जाएगी। इट इनफेबल्स द फैकल्टीज एंड डिसिपेट्स द इननेट हीट। जो हमारी कुव्वतें हैं जिनसे हमारे सारे काम होते हैं ये कुव्वतें ज़ईफ हो जाएंगी और जो हरारत गरीजिया है वो तहलील हो जाएगी। It is not good for the healthy people, however, benefit those suffering from the dropsy, paralysis, cold, cataract, etc. नॉर्मली हेल्दी पीपल के लिए गुड तो नहीं होता, अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर ऐसे लोग जो बलगमी अमराज में मुब्तला हैं जैसे पैरालिसिस वगैरह हैं तो उनके लिए किसी हद तक ये बेनिफिशियल हो सकती है। कोल्ड एयर की बात करें तो कोल्ड एयर जो है ये हमारे बॉडी को फर्म करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और यूरिन की क्वांटिटी को ये बढ़ाता है। इट हेल्प्स टू कन्वर्स इननेट हीट प्रोवाइडेड इट इज नॉट सो कोल्ड एज टू प्रोड्यूस सप्रेशन ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज। अगर ये हवा हल्की बारिद है तो ये जो हमारे जो हरारत गरीजिया है उसको अंदर की तरफ ही समेट के रखने की कोशिश करता है। अगर इससे ज्यादा ये हो जाए तो जो हमारी कुव्वतें वो खत्म होंगी और फैटेलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। It reduces the flow of humors and help to keep them within the body. Cold air is more suitable for health than hot air. हवाए बारिद जो है वो हवाए हार के मुकाबले में ज्यादा सुटेबल और बेनिफिशियल है।
It produces catarrh, weakens the nerves and interferes with the function of nervous system. मॉइस्ट एयर की बात करें तो मॉइस्ट एयर जो है ये हमारी स्किन को, हमारी जल्द को सॉफ्ट करेगी. जो पोर्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, पेटेंट हो जाएंगे और जो मॉइस्चर कंटेंट है हमारे बॉडी का वो बढ़ जाएगा. ऐसे वो लोग जो जिनकी रतूबी मिजाज होते हैं उन लोगों को ये ज्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन ऐसे ताफुनी अमराज में ये मोइनो मददगार होती है. ड्राई एयर की बात करें तो इट मेक्स द बॉडी थिन एंड ड्राइज द स्किन. जाहिर सी बात है ये अपने कैफियत के एतबार से हमारी जिल्दों पर असर करेगी. हमारी जिल्द के जो टेक्सचर्स हैं उसको खुरदरी बना देगी, जिल्द फटने लगेगी, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इसका रिड्यूस हो जाएगा और बाकी जो कैफियत हैं वो मॉइस्ट एयर के अपोजिट होंगी. अब ये कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तगय्युरात का. ये कुछ तगय्युरात लग रहे हैं जहां पे ये ओशंस वगैरह हैं, कुछ माउंटेन्स हैं, सन के अपीयरेंस है. और ये जो तगय्युरात हैं ये नॉर्मल चेंजेस हैं, तभी तगय्युरात हैं. अब कुछ इसमें इंडस्ट्रियल इमिशंस हो रहे हैं, कुछ ऑटोमोबाइल्स हैं, कुछ घरों से धुएं निकल रही हैं. ये सारे तगय्युरात जो होते हैं ये गैर तबी तगय्युरात होते हैं, यानी एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं जिनका हमारे सेहत पे एक मुज़िर असर पड़ता है. अब ये तगय्युरात हवा तो दो हिस्सों में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. तभी तगय्युरात में, नॉर्मल चेंजेस में, एंड गैर तभी तगय्युरात एबनॉर्मल चेंजेस में. तभी तगय्युरात होते हैं ये सीजनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, टोपोग्राफिकल वेरिएशंस हो सकते हैं, यानी कोई माउंटेन्स हैं या लो लैंड्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, सेलेस्टियल फैक्टर्स हैं. और जो गैर तभी तगय्युरात हैं इसमें एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, पैथोजेंस हैं. सीजनल चेंजेस में 4 सीजन्स में क्लासिफाई किया गया है. ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन जो है वो एस्ट्रोनॉमी के एतबार से एस्ट्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस हैं. स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटमन सीजन एंड विंटर सीजन. As the seasonal changes produce their own characteristic disease, सॉरी, एक्चुअली जो सीजनल चेंजेस हो रहे हैं इन सीजनल चेंजेस को पढ़ने की क्या जरूरत है एक फिजिशियंस के लिए. तो एज द सीजनल चेंजेस प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक डिजीज, it is necessary that physicians should be well acquainted with the prevailing environmental conditions and necessary measures required to meet them. ये जो मौसमी तगय्युरात हो रहे हैं उनके जो अमराज हो रहे हैं तो उन अमराज को समझने में सहूलियत हो सके और उसके एतबार से हम जो फिजिशियन से, जो तबीब हैं, उसके एतबार से हम तदाबीर कर सकें. Every season is suitable for the healthy persons provided its temperament is same as theirs. अगर सीजन के अकॉर्डिंग टेम्परामेंट है तो वो हेल्दी पर्संस के लिए बेनिफिशियल है. A season which turns out to be grossly abnormal is however harmful as it weakens the vital faculties. और अगर सीजन के अंदर ऐसे तगय्युरात आ गए जो एकदम ही एबनॉर्मल है, जैसे कि अगर विंटर की सीजन में अगर बरूदत की बजाय अगर हरारत मौजूद आ गया किसी वजह से, तो फिर ये फैटल होता है, ये हार्मफुल होता है. A season would be beneficial if its quality is opposed to the quality of disease. अगर कोई ऐसे लोग किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला हैं और उसके टेम्परामेंट के, उसके मिजाज के अकॉर्डिंगली अगर सीजन अगर आ गया तो वो सीजन वैसे लोगों के लिए फायदेमंद होता है. अब जैसे एबनॉर्मलिटी की बात हुई थी, तो इफ 2 consecutive seasons turns out to be abnormal but with qualities of opposite type, the ill effects of one season will be counterbalanced by the other provided they are not too severe or prolonged. अगर 2 consecutive seasons के अंदर अगर एबनॉर्मलिटी अगर आ जाती है तो एक सीजन के इल इफेक्ट्स हैं वो दूसरे सीजन के एबनॉर्मलिटी की वजह से काउंटर बैलेंस किया जा सकता है, बशर्ते के बहुत ज्यादा वो प्रोलॉन्ग ना हो. अब यह है स्प्रिंग सीजन.
फिगर से ही बात समझ में आ रही है कि ये वो सीजन है जिस सीजन में कोपलें आनी शुरू होती हैं, पत्ते आने शुरू होते हैं, फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। और इस सीजन की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये सबसे और सीजन में सबसे बेस्ट सीजन है। और इसके अंदर बेस्ट सीजन होने की वजह यह है कि इसमें जो इसकी जो मिजाज है, इसका जो टेम्परामेंट है, वो रूह और खून से मुनासबत मुवाफिकत रखता है। उसकी वजह से ये बेस्ट सीजन है। ये हरारत और बुरुदत में भी और यबूसत और रतूबत में भी मोतदिल होता है, यानी इसका मिजाज जो होता है वो मोतदिल होता है। इस सीजन के अंदर जो कॉम्प्लेक्शन है हमारे बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो रोजी कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हरारत है वो हरारत कम दर्जे की होती है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड्स हैं वो स्किन की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि चूंकि जस्ट ये स्प्रिंग सीजन विंटर सीजन के बाद आने वाला है, तो विंटर सीजन के अंदर जो बलगमी रतूबत की जो बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेस इस सीजन में आकर के एक्टिवेट हो सकते हैं। और जो कुछ बीमारियां हैं इस सीजन की, वो हेमेटाइटिस है, कार्बंकल्स है, बॉयल्स है, एब्सेस है, ब्लड स्टूल्स है, एपोप्लेक्सी, पैरालिसिस, जॉइंट पेन्स। अब इसके बाद स्प्रिंग सीजन के बाद आता है समर सीजन। समर सीजन के अंदर क्या होता है कि जो सूरज होती है उसकी डायरेक्ट सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इसमें हॉटनेस आ जाती है और इसके अंदर यबूसत आ जाती है, यानी इसका मिजाज जो होता है वो हॉट एंड ड्राई हो जाता है। और इसमें जो हमारी रतूबतें हैं वो तहलील होने लगती हैं, और अगर इसमें बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जो हमारे अखलात हैं, स्पेशली खासतौर से बलगम और दम, इसके अंदर कमी आने लगती है, और बाइल यानी सफरा के अंदर इसमें इजाफा होता है। और अगर हरारत ज्यादा बढ़ जाए तो सफरा का एहतराक होता है और सौदा में कन्वर्ट हो जाता है। ये सीजन जो है समर सीजन, ये हमारे 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 कुव्वतों को ज़ईफ करेगा। जिस तरह से जो हवाए हार की जो कैफियत थी, करीब करीब वो सारी कैफियतें इसमें आती हैं कि हमारी कुव्वतों को ज़ईफ करेगा, हमारे रतूबात को तहलील करेगा, हमारे कुव्वत हाजमा को ख़राब करेगा। इसके अंदर यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, एक्सेसिव थर्स्ट होगा इसके अंदर। और ये सीजन जो है वो किसी हद तक जो है बूढ़े लोगों के लिए किसी हद तक बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अंदर जो बीमारियां हैं वो कंटिन्यूस एंड हाई फीवर है, एसाइटिस है, डायरिया है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एसिपिलस है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीजन है ये विंटर सीजन है। इस सीजन के नेक्स्ट सीजन एक्चुअली ऑटमन आता है इसके बाद, वो गलती से स्लाइड में जो है विंटर पहले आ गया। ऑटमन सीजन के अंदर इसके अंदर मिजाज को मैंने हार रतब लिख दिया है, क्योंकि कुछ किताबों में हार रतब लिखा है, लेकिन अगर अल कानून की बात करें, शेख की बात करें, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि हरारत और बुरूदत में मोतदिल होते हैं, लेकिन यबूसत और रतूबत में मोतदिल नहीं होता, बल्कि ये माइल व यबूसत होता है। यानी इससे पहले जो हमारा समर सीजन गुजरा है उसके अंदर यबूसत इतनी ज्यादा होती है कि वही यबूसत इसमें कंटिन्यू करती है, बशर्ते कि अगर इसमें बारिश हो जाए। जैसे अपने यहाँ अक्सर मौसम खज़ा के आखिरी फेज में बारिश शुरू हो जाती है, तो बारिश होने की वजह से इसके अंदर रतूबत आ सकती है, रतूबत आ जाती है। इसी वजह से हो सकता है कुछ किताबों में ना हार रतब लिखा है इसको। ये जो ऑटमन सीजन है ये सारे सीजनों में सबसे वर्स्ट सीजन है, क्योंकि इसमें क्या होती है, अमराज की कसरत होने लगती है। इसके अंदर क्या होता है कि फलों की कसरत होती है, लोग फलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगते हैं, उसी की वजह से जो है इसमें अमराज की कसरत होती है। इसमें जो डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, इसमें ड्राई एक्जिमा है, रिंग वॉर्म है, इरेगुलर फीवर है, इंटेस्टाइनल वर्म्स है, इंसैनिटी है। अब उसके बाद ये विंटर सीजन आता है। विंटर सीजन का जो मिजाज है ये बारिश रतब है, कोल्ड एंड मॉइस्ट है। ये सीजन और सीजन के एतबार से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इस बात होता है कि इसमें डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव कर जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो है लोग इसके अंदर इस मौसम के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है, सीडेंटरी एक्टिविटीज लोग घरों के अंदर महदूद होने लगते हैं, और कुव्वत हाजमा अच्छी होने की वजह से लोग
बहुत ज्यादा ताम की कसरत होती है, इसी वजह से इसके अंदर बलगम की ज्यादती होने लगती है, और यही बलगम की ज्यादती फिर स्प्रिंग सीजन के अंदर बीमारियां बनने का सबब बनती हैं। अब इस विंटर सीजन में जो बीमारियां हैं, ये प्लूरेसी है, निमोनिया है, पेन इन चेस्ट, साइड एंड बैक एंड लॉइंस, नर्वस डिसऑर्डर्स। क्योंकि जाहिर सी बात है बलगम की ज्यादती हो रही है तो बलगमी अमराज इसमें ज्यादा होंगे। ये तो थे मौसमी तगय्युरात यानी सीजनल चेंजेस। उसके बाद अब इसके अंदर जो दूसरे फैक्टर्स हैं, इसमें एक है लैटिट्यूड यानी अर्जुल बलद। लैटिट्यूड एक्चुअली ये कोई लाइंस नहीं है जो हमारी जमीन पे खींची हुई हो, बल्कि एक इमेजरी लाइंस एक माना गया है कि इस एक लाइन है पूरे हमारे अर्थ हेमिस्फीयर को 180 लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 लैटिट्यूड्स, और इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो 0 डिग्री पे इक्वेटर है, नॉर्थ की साइड अगर देखेंगे तो 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके बाद 66.5 डिग्री टुवर्ड्स द नॉर्थ ये आर्कटिक सर्किल है, साउथ की तरफ अगर आ जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री पे, एंड अंटार्कटिक सर्किल है 66.5 डिग्री पे। इस लैटिट्यूड का बहुत बड़ा इंपैक्ट है हमारे हवा के तगय्युरात पे। वो इस तरह से है क्योंकि जमीन के जो अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो दो तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है रोटेशनल मूवमेंट, एक होती है रिवोल्यूशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट इसकी अपनी एक्सिस पे होती है और रिवोल्यूशनल मूवमेंट टुवर्ड्स द सन होता है। जिस तरह से पूरे 365 दिन में ये एक बार सन का चक्कर लगा करके लौटती है, तो उसी की वजह से इक्वेटर पे जो है साल में 2 मरतबा यानी मार्च में और सितंबर में इक्वेटर पे जो है डायरेक्ट सनरेज पड़ती है स्ट्रेट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो इसमें जून में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो सितंबर में डायरेक्ट सनरेज पड़ती है। यही वजह है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखेंगे तो अगर हम इंडियन मैप को देखेंगे तो हमारे इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नियरली 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हाफ एंड द साउदर्न हाफ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चूंकि सनरेज स्ट्रेट पड़ती है, इसी वजह से जो हमारे कंट्रीज में स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में जो समर सीजन है वो जून के आसपास में आता है, इसी की वजह से। और उसके बाद फिर नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करें तो एल्टीट्यूड की हम बात करेंगे। एल्टीट्यूड जो है ये समंदर की सतह से जितनी हाइट है इसको एल्टीट्यूड कहते हैं, यानी हाइट अबव द सी लेवल। जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हवा के अंदर बुरूदत आने लगती है, हरारत कम होने लगती है, नीचे की तरफ हरारत ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे बुरूदत बढ़ने लगेगी। यही वजह है कि वैसे वो इलाके जो हायर एल्टीट्यूड्स पे सिचुएटेड होते हैं वहां के अंदर हवा के अंदर जो है वो बुरूदत ज्यादा होती है, और वो इलाके जो लोअर एल्टीट्यूड्स पे होते हैं वहां के अंदर हवा के अंदर जो है वो हरारत ज्यादा होती है। उसके बाद फिर हम बात करें तो जो सी है सराउंडिंग्स में, शेख ने इसको मेंशन किया है अल कानून के अंदर कि अगर समंदर है या माउंटेन है तो उसके भी इंपैक्ट्स पड़ते हैं। समंदर की जो सी है उसके इंपैक्ट्स ये पड़ते हैं कि जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं उसमें एक मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है ये स्पेसिफिक हीट जो होता है वो पानी का और जमीन का सॉलिड एंड लिक्विड की जो स्पेसिफिक हीट होती है उसकी वजह से ये फैक्टर यहाँ पे काम करता है। जो पानी होता है उसका स्पेसिफिक हीट एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉलिड जल्दी गर्म होगा और पानी देर से गर्म होगा। तो इसी वजह से दिन के टाइम में जब जमीन ज्यादा गर्म हो जाती है तो नीचे एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, और उसके मुकाबले में जो वाटर बॉडीज हैं, जो सी है, वहां पे वो ठंडा होता है, जिसकी वजह से एक लैंड ब्रीज बनता है, फ्रॉम लैंड्स टू सी ये मूवमेंट होती है। और शाम के टाइम में जब जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और जो पानी ने जो सनरेज को एब्जॉर्ब कर रखा है, जिस हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है, तो उसकी वजह से एक सी ब्रीज बनता है जो दैट विल मूव फ्रॉम द टुवर्ड्स द सी टू लैंड। इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन जो है जो कोस्टल एरिया में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसके बरखलाफ अगर हम देखें वो एरियाज जहां पे आसपास कोई वाटर बॉडीज नहीं है, कोई सी नहीं है, लैंड से चारों तरफ घिरा हुआ है, वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन हमको देखने को ज्यादा मिलता है। ये तो थे अभी तक तबीयत तगय्युरात, यानी जो नॉर्मल चेंजेस होते हैं जिनका बहुत ज्यादा हमारे हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब उसके बाद की बात आती है गैर तबी तगय्युरात में। इस गैर तबी तगय्युरात के अंदर दोनों तरह के चेंजेस हो सकते हैं।
से खत्म हो जाए, या फिर इसके अंदर, इसके जौहर के अंदर चेंजेस आ जाए, इस कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर चेंजेस आ जाए, जिसकी वजह से वो हमारी सेहत पे उसके मुज़िर असरात पड़ते हैं। तो यही जो इसके जौहर के अंदर जो चेंजेस आते हैं, इसी को एयर पॉल्यूशन डिफाइन किया गया है। एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर दैट आर हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग्स और कॉज डैमेज टू द क्लाइमेट और टू मटेरियल्स। Air pollution may cause disease, allergies, and even death to humans. Both human activity and the natural process can generate the air pollution. इसमें एक सोर्सेस की बात आ गई कि एयर पॉल्यूशन जो एयर पॉल्यूटेंट्स हो रहे हैं उसमें देखें तो ये एयर पॉल्यूटेंट्स जो सबसे ज्यादा जो जनरेशन होता है वो हमारे डोमेस्टिक यूज से होता है, वो ऑटोमोबाइल से होता है। ऑटोमोबाइल्स में चूंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है उस हिसाब से ट्रैफिक जो है हमारे रोड पे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो ट्रैफिक लॉज है, ट्रैफिक रूल्स है, जो पॉल्यूशन वगैरह का वो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं होने की वजह से ऑटोमोबाइल से इमिशन ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल इमिशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल इमिशन से भी मेजोरिटी एक टाइम पे इंडस्ट्रियल इमिशन से ज्यादा पॉल्यूशन निकलता है, लेकिन ओवरऑल बात करेंगे कंट्रीब्यूशन अगर किसी का ज्यादा है वो ऑटोमोबाइल्स का ज्यादा है। कुछ हमारे अभी तक रूरल एरियाज में जो क्लीन एनर्जी कंसेप्ट है वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया, या अभी तक हम बहुत सारे रूरल एरियाज में फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, और ये फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारे एयर पॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो इसमें जो वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट है वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता। बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को एक साथ कंपाइल कर दिया जाता है, और वो सारे वेस्ट फिर पॉल्यूशंस के लिए, फिर उनको जब जलाया जाता है तो फिर पॉल्यूशंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन की बहुत सारे जो हेल्थ वेस्ट हैं जिनको इंसिनरेट किया जाता है वो इंसिनरेट प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पॉल्यूटेंट्स को इमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में। ये कुछ ऐसे तो बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, लेकिन कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स सामने में है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर है एंड ग्राउंड लेवल ओजोन है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स इन द ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज। यानी इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स में अगर कार्बन का ऐसे फ्यूल्स का जो कार्बन कंटेनिंग है उसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा हो गया तो इसकी हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी ज्यादा होती है, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, जिसकी वजह से जो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी डिक्रीज कर जाएगी, और उसकी वजह से बहुत सारे परेशानियां होती हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये भी जो है इंडस्ट्रियल इमिशंस की वजह से होते हैं, और उसके बाद सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। ये सारे जितने भी मैक्सिमम एयर पॉल्यूटेंट्स हैं मैक्सिमम रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं, स्पेशली क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। इसमें ओजोन की हम बात करें तो ओजोन जो है वो ये जो है ग्राउंड लेवल ओजोन की बात हो रही है, ये हमारे उस ओजोन की बात नहीं कर रहे हैं हम जो हमारे एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग्स में जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो यूवी रे से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि ये वो ओजोन है जो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स और सनराइज और सन रेज के एक फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से ये ओजोन जनरेट होता है, और ये ओजोन जो है वो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स के, स्पेशली ये कार्सिनोजेनिक होता है और ये लंग्स कैंसर डेवलप करता है। पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं ये एक एक्चुअली मिक्सचर है बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। इस पार्टिकुलेट मैटर की जो साइज दी जाती है जनरली वो माइक्रोन के अंदर। जो यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज जो है उसने 1987 के अंदर पार्टिकुलेट मैटर की जो एक साइज दिया था वो दिया था 10 माइक्रोन से अगर लेस होगा तो उसको हम पार्टिकुलेट मैटर कहेंगे। बाद में उसको मॉडिफाई किया गया 1997 में और कहा गया कि अगर पार्टिकुलेट मैटर तब कहलाएगा जब वो 2.5 माइक्रोन से कम होगा। और ये जो 2.5 माइक्रोन का जो पार्टिकुलेट मैटर है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुज़िर है। वो इस वजह से क्योंकि इसको जब हम डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं तो ये हमारे ब्रोंकियोल्स तक पहुंच जाता है, और फिर वहां पे जाने के बाद फिर जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं वहां पे जाने के बाद फिर वो अंदर पहुंचने के बाद जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं उसमें ये हिंड्रेंस कॉज करता है। कुछ हेल्थ इफेक्ट्स हैं जो कभी कभी डायरेक्ट हो जाते हैं
इसको हम लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर बहुत ज्यादा धुआं भर जाए तो एकाएक कफ होगा, इरिटेशन होने लगी, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन आएगा। तो ये सारे इमीडिएट इफेक्ट्स आ जाते हैं, कफ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। और कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं अगर हम पॉल्यूशन में जी रहे हैं तो धीरे धीरे वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेंगे। इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल है, लंग कैंसर, एम्फाइजमा है, और रेस्पिरेटरी एलर्जीज हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लंग कैंसर भी होते हैं। और ये तो पॉल्यूटेंट्स को मैंने पहले ही डिफाइन कर ही दिया। इसमें कुछ जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन कॉज करेगा, इंपेयर्ड लंग डिफेंसेस, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी होगी। जो ओजोन है ये सब एक्सटर्नल डिस्कम्फर्ट होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस कॉज करेगा, हाइड्रोकार्बन्स, लंग कैंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एस्मेटिक कंडीशन को एक्सर्वेट करेगा, सीओपीडी को, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन कॉज करेगा। एक चीज रह गई लीड के बारे में कि लीड जो है एक्चुअली लीड का जो सबसे ज्यादा इमिशन हो रहा है वो हमारे फ्यूल में एडिटिव्स के तौर पे, स्पेशली पेट्रोल के अंदर लीड्स को ऐड किया जाता है। और जो लीडेड पेट्रोल्स होते हैं उनकी वजह से लीड्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा फैल रहा है। और ये लीड जो है ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है 6 साल से कम उम्र के बच्चों में, क्योंकि उसमें जो ब्लड ब्रेन बैरियर है बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है और फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों की बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उनके अंदर जाकर एक्यूमुलेट होने लगता है। और जो सेकंड कैटेगरी है वो है प्रेग्नेंट वुमेन की, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में जो प्लेसेंटल बैरियर है वो लीड को रोक नहीं सकता है, वो इस फीटस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इंपेयर्ड हो जाते हैं बच्चों में। अब इसके बाद ये सारी चीजें बात हो गई कि भाई ये सारे तगय्युरात हो रहे हैं, इसकी वजह से ये अमराज हो रहे हैं, लेकिन आखिर इनको रोका कैसे जा सके। तो इनको रोकने के लिए दोनों एतबार से गवर्नमेंट के सतह से भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। जैसे इसमें यह है कि कोशिश करें कि अगर शॉर्ट डिस्टेंसेज हैं तो हम पैदल चलें। बहुत ज्यादा आजकल तो एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि हम क्या नाम है कार से ही जाएंगे, तो कोशिश करें कि जहां पे हम अवॉइड कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स को, वहां पे ऑटोमोबाइल्स को अवॉइड करें, वहां पे हम पैदल जाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम ज्यादा यूज करने की कोशिश करें। एनर्जी को सेव करें। अगर बहुत ज्यादा जैसे हम कमरे के अंदर है, अगर दिन के एतबार से बत्ती की रिक्वायरमेंट, बिजली की रिक्वायरमेंट, बल्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑफ करें। जितना हम इसको मिनिमाइज करेंगे, कंजर्व करेंगे, क्योंकि ये सारी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये अभी भी इसका मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रहा है वो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो रहा है, और जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो पॉल्यूशन कॉज करने के लिए। वुड स्टोव और फायर प्लेस जो है इसको हम मेंटेन करें कि जैसे जो घर के अंदर जाड़ों के मौसम में जो अंगीठी वगैरह सुलगाई जाती है या फिर जो कबाब वगैरह बनाया जाता है, तो कोशिश करें घर के अंदर ना हो ताकि इंडोर पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, वो थोड़ा सा हम बाहर निकल के उसको करें। रिसाइकिल एंड बाई रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स को कोशिश करें कि हम जो रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करें ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना डाले। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सके, बायोडिग्रेडेबल हो। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो लोबान है, कैंपर है, यानी काफूर है, गूगल है, इन सबको हम धुनी के तौर पे यानी स्मोक फायर के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, ताकि ये हमारे इंडोर एयर पॉल्यूशन को भी, और अगर इसको लार्ज स्केल लेवल पर यूज किया जाएगा, जैसे अभी कोविड का सीजन गुजर रहा है, जो एक पैंडेमिक आया, तो इसमें अगर इस तरह की धुनी की वजह से हम एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ट्रीज के प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रीज का प्लांटेशन किया जा सके और लोगों को इसके बारे में हम अवेयरनेस ला सकें, लोगों को अवेयर करा सकें ताकि क्या इसके इम्पैक्ट हो रहे हैं। और गवर्नमेंट इसमें 1981 में एयर एक्ट बनाई, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, लेकिन जो हमारी हुकूमत की जो लचर व्यवस्था है जिसकी वजह से ये पूरी से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, तो गवर्नमेंट सिर्फ लेजिस्लेशन ना बनाए बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे, तभी जाकर के रुक सकेगा और जो इसके मुज़िर असरात हैं हमारे सेहत के ऊपर ये खत्म हो पाएंगे। थैंक यू। इसी के साथ अब अगर किसी को कोई सवाल हो तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक्सप्लेन करने की, बाकी हमारे साथ होगा। मौसम में खिज़ा में जो है फलों की ज़्यादती होती है, इसकी वजह से बीमारी होती है जी। फलों से बीमारी कैसे? बहुत सारे फल जो है मौसम खज़ा के अंदर आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर रतूबत ज़्यादा होती है, और वो रतूबत जो है वो तहरीक, जो हमारे अखलाक हैं उसके अंदर तहरीक पैदा हो जाती है, तहरीक पैदा होने की वजह से वो बीमारियां
यानी अमराज होती हैं उसकी वजह से। एक्चुअली ये तो शेख ने इसको मेंशन किया है, मुतदिल होता है इसका मिजाज, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे जो इफेक्ट्स हैं, ये सारी बातें एक आइडियल कंडीशंस के एतबार से है, लेकिन जिस तरह की हवाओं के चेंजेस तगयुरात आ रहे हैं, हो सकता है उसकी वजह से या कुछ दूसरे फैक्टर्स और रिस्पॉन्सिबल हो जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। तो इसके लिए हमारे असातिज़ा इकराम जो रहनुमाई करेंगे इसमें। हवा के दो तरह के तगय्युरात हैं, एक कैफियत के लिहाज से और एक उसके जौहर के लिहाज से। तो जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज है जिसको हम एयरबॉर्न डिजीज कह रहे हैं, इसका मतलब हवा के जौहर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसका कोई भी मिजाज के ऊपर इफेक्ट नहीं। जब तक कि वो इन्फेक्शियस जो एजेंट हैं वो रिमूव नहीं होंगे तब तक उसका कोई इफेक्ट। कोविड-19 एक वायरल डिजीज है, वो वायरस जब तक मौजूद है तब तक होगा, उसका मिजाज से कोई रिलेशन आपने जिक्र तो किया हम सेहत के लिहाज से कह रहे हैं कि क्योंकि इस मौसम रबी के अंदर क्योंकि बीमारियां कम होती हैं, इस लिहाज से उसको मुतदिल मिजाज कहा, न कि इस एतबार से कि इसमें डिजीज ही नहीं होती, ऐसा नहीं। जी हवा का नॉर्मल मिजाज क्या है? हाँ रतब है। 4 सीजन बताए तो क्या उसमें हवा ही मिजाज चेंज होता है? नहीं, हवा के जो अपनी उसकी जो अपना मिजाज है वो बदलता नहीं है, बल्कि जो दूसरे और फैक्टर्स हैं वो उसके अंदर उसकी कैफियत में तब्दीली करते हैं। क्या फैक्टर्स होते हैं सीजन्स के? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। न तो ही वो फैक्टर बताया कि एक तो वो जमीन का रोटेशन जो अपनी एक्सिस पे है, दूसरा वो रोटेशन रिवोल्यूशन सूरज के चारों तरफ हो रही है। वो के अंदर चेंजेस लेकिन ये पर ये दो चीजें और ये दो चीजें हैं। सनलाइट का असर है, एयर की डायनेमिसिटी है, आपके पास वो अल्टीमेटली वही हमारे कुछ लेता हूं, तो उसमें क्या वही उसका मिजाज सेट करती है सीजन का। नहीं, सीजन के मिजाज को देखें तो उसमें बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स को अगर देखेंगे, मतलब सीजन को जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्रेशर बेल्ट है, विंड डायरेक्शंस हैं, और उसके अलावा जो है उसके अंदर एयर भी है, उसके एक फैक्टर्स हैं, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, 6-7 फैक्टर्स हैं जो उसको डिसाइड करते हैं। जो मिजाज आप बता रहे थे चारों का जी सीजन का, जी। किस चीज का मिजाज? तो सीजन क्या है? कौन सी ऐसी चीज विजुअल है जिसका चूंकि कहीं भी कैफियत से अलग नहीं, जौहर होगा उसकी कैफियत होगी। आपने 4 इलाका बताए उनकी कैफियत, क्या ये चारों इलाका एग्जिस्ट करते हैं? चारों कैफियत नहीं अलहदा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि जिसकी ज्यादती होती है उसके एतबार से। अब इंसान के अंदर देखें तो इंसान के अंदर भी सारी चीजें हैं, उसके अंदर सारे खिल्त मौजूद हैं, लेकिन जिस खिल्त का गलबा होता है उसके एतबार से उसका मिजाज होता है उसी। जहां तक मेरा ख्याल है इसकी एप्लीकेबिलिटी ये हो सकती है कि उस सीजन के अंदर या उस मौसम के अंदर जिस कैफियत का गलबा है, क्योंकि जो हमने देखा जो चारों हवा की जो चारों कैफियत थी, जैसे समर सीजन था, इसमें हरारत का गलबा था, तो हरारत की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, जैसे सनस्ट्रोक वगैरह, लू लगना, ये सारी चीजें होती हैं, उसके एतबार से तदाबीर कर सके। ऑटमन सीजन में होगा, चूंकि ऑटमन सीजन में होगा, मौसम खिज़ा में होगा, क्योंकि इसके अंदर जो जैसे कि कुछ अतिबा ने जिक्र किया, जो हारतब मिजाज जो जिक्र किया है इसका, दोनों का एक इजाज से हो बढ़ जाता है। एप्लीकेबिलिटी क्या है मैं समझना चाह रहा हूं। तो कुछ चीजें हैं जो मतलब हम नहीं समझ पा रहे, जैसे किताब में बोल दिया नहीं समझ पाते तो साइंस नहीं क्या हो सकता। चलिए एक सवाल और, ये जो डिस्कम्फर्ट होता है हम जो फील करते हैं, इसमें हवा का कंट्रोल है? जी हाँ। तो इसमें ये फैक्टर क्या है, हवा की कैफियत या कैफियत?
हवा की कैफियत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? वो इस वजह से कि अगर हवा मौजूद है, क्योंकि हवा तो हर जगह मौजूद है, लेकिन अगर जैसे मान लिया एक कमरे के अंदर अगर ज्यादा लोगों को डाल दिया तो कैपेसिटी से ज्यादा, और अगर खिड़की खुली हुई भी है तो वेंटिलेशन तो प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन लोगों के होने की वजह से उसकी कैफियत में तब्दीली आ जाएगी, ज्यादा लोगों होने की वजह से। कंप्लीट भी चेंज होगी, कंप्लीट सेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। किमियत चेंज नहीं होगी अगर हमने ज्यादा एक्सपायर कर दिया CO2, तो किमियत तो चेंज होगी। कमियां तो चेंज होगी, लेकिन कैफियत का ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए। ऐसे क्या यूनानी में तस्करा है ऐसे? दूसरा आपकी नजर से अभी तक तो नहीं गुजरा, फिर इंशाल्लाह गुजरेगा। अच्छा, कहने का मॉडर्न कांसेप्ट से अगर आप इसे समझें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ता है तो बॉडी डिस्कम्फर्ट होने लगता है, तो वो वाटर होता है, वो कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और कार्बोनिक एसिड एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है, वो हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिपिड सॉल्युबल है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके नर्वस सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है। और आपको पता है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो हमारे सेंट्रल जो कीमोड रिसेप्टर है इनको स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पांसिबल। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ब्रेन के अंदर, जो नर्वस टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का भी कंसंट्रेशन, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, और ये हाइड्रोजन आयन मेन ड्राइवर है आपके रेस्पिरेशन को मेंटेन करने का। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट होगा, और हमारी सांस तेज चलने लगेगी, और ब्रीदिंग भी डीप होगी, डिस्निया भी बढ़ेगी। डिस्कम्फर्ट किमियत से ज्यादा, ये उसके पीछे ये इंटरनेट मॉडर्न बोलता है कि कैफियत से कभी भी किसी भी कंडीशन में 90.16 का नहीं होता है CO2 का, उससे कम नहीं होता है। इसलिए आपको कभी भी उसकी कभी आपका आंसर सही था कैफियत से, इसलिए यूनानी में पार्ट होता है उसकी जो उसमें कंटेंट्स जो मौजूद होते हैं वेट पर, दूसरा टेम्परेचर, क्योंकि CO2 का लेवल इतना लेवल पे नहीं आता है कभी भी जनरल में, सराउंडिंग्स में कि आपको डिस्कम्फर्ट फील। उसी से एक सवाल और था आपने कहा था कि हेल्थ पे इसका वैल्यू का दोनों पे है, डिजीज पे आपने सिर्फ वो बाहर की एयर का लिया, इंटरनल एयर पे कुछ बात क्या कुछ उसका है तत्व इसमें? इंटरनल एयर मतलब हमारे बॉडी के अंदर की एयर या फिर इंडोर एयर। अब तो इंडोर एयर का भी इफेक्ट पड़ता है कि अगर हमारा जो इंडोर एयर है वो बहुत ज्यादा अगर फ्रेश नहीं है या पॉल्यूटेड है तो उसकी वजह से भी हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से जो अभी जनरली जो एयर कंडीशनिंग यानी AC वगैरह का जो यूज ज्यादा हो रहा है वो इंडोर एयर को फ्रेश करने के लिए, वो कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए। इसी से देखिए आपका आंसर मिल जाएगा। AC में कंफर्ट इसलिए फील हो रहा है तो आपकी कैफियत चेंज करता है, कैफियत चेंज करता है। नहीं वो प्रूवन है कि डिस्कम्फर्ट जो है वो कैफियत करता है। मिसाल से उन्होंने ये उनका क्वेश्चन ये था कि जब मौसम रबी का मिजाज मुतदिल है तो मौसम रबी में ही कोविड का अपने पीक पर पहुंचा, उनका क्वेश्चन ये था। नहीं, क्योंकि ये इन्फेक्शियस सब्सटेंस है, अगर ये जो जितने भी इन्फेक्शियस सब्सटेंस होते हैं अगर ये मौसम के लिहाज से इसके ऊपर चेंजेस आए इसलिए नहीं है कि सभी लोगों को हो रहा है, मिजाज के रहे या सपना के रहे, सभी को कमी हो रहा है, इसलिए मिजाज से नहीं हुआ। अभी सारे के साथ हो रहा है, अभी इतना कोविड के बारे में मैक्सिमम चीजें अभी सामने नहीं आई।
अच्छा ये हवा को प्यूरिफाई करने के लिए जो है लोग उनका तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का जो बहुत सारे लगभग आपके हाँ इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन बहुत सारी चीजों का आप लगा या बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है, लेकिन उसके अलावा सब मेटालिक गैसेस होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होता है, कुछ ब्रोंकोडायलेटर होता है, तो उसमें जो वहाँ पे जैसे रोगान है या फिर उसमें ज्यादातर जो डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ज्यादातर सब में वोलेटाइल आयन पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अलग से नहीं जोड़ा, क्या ये कहीं स्टैंडर्डाइज है ये कि हम कहीं अगर किसी मॉडल में बयान करें इसको तो हमारे पास प्रूफ है ये कि इस्तेमाल करते हैं ना घरों में उसके पूजा के लिए। एक चीज है उनका क्वेश्चन सीजन में बाई का जो है सपड़ा बढ़ जाता है, क्या ये मौसम सैफ में क्या ये साइन है इसका? इसका ये आपने बताया कि जो हवा के बारे में आपने जो बारिश हवा उसको आपने सेहत के लिए ज्यादा वो बताया उसके आर के मुकाबले ज्यादा बेनिफिशियल हो। एसआईटीज वाला एक्चुअली मेंशन है अल कानून के अंदर। अब मौसम सैफ में जिक्र किया था ना एसआईटीज का, मौसम तो चूंकि उसमें एक चीज एसआईटीज में एक चीज आया, उसमें जिक्र किया था, उसमें हुआ था कि मौसम सैफ में जो है वो हरारत ज्यादा होने की वजह से जो अखलात है वो डिस्पर्स होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, तो उसी में हो सकता है फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जा रहा है, इसकी वजह से वो एसआईटी डेवलप हो रहा हो, इट मे बी, नॉट श्योर। आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप ऐड करिए। एक क्वेश्चन आप आए एक्चुअली अगर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मांगा जाएगा तो चूंकि बहुत ज़्यादा मैंने किसी रिसर्च पेपर कंसल्ट नहीं किया है, उनको कंप्लीट बताइए। जी नहीं, लिखा तो है बुक में लिखा है। जी शमीम साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से कि एसआईटीज होता है, ये सर्द में बता गर्मी में, तो सफरा भी बढ़ जाता है, इनका कहने के ध्यान से हॉट होता है, तो उसमें मिजाज चेंज होता है। जैसे मैं एक बात बताई, ये बात की अगर सफरा हॉट होता है तो सफरा का मिजाज भी हॉट होता है, तो उससे लिवर डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो जिनका पहले से लिवर खराब होगा, कुछ कमजोर होगा, तो उसमें सब लोगों के साइटिस नहीं होगा, तो सफाई मिजाज उसमें वो साइटिस का लिवर के वजह से वो सिचुएशन होगा और सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाएगा, या फिर वो डेवलप शुरू हुआ होगा, जरूरी है कि सिरोसिस का डेवलप कर गया, लेकिन सफाई के साथ में वो हो जाता है। हाँ, वहाँ सिचुएशन जब होता है वो साइटिस में उसको साइटिस डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट सॉल्यूशन ये सब होता है।
So these are just वो जो पोजीशन हमारा बॉडी में मौसम